नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी, है और आगे पूरी मियाद तक चलेगी, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। पिछले 15 वर्षों से हुकूमत का चेहरा नीतीश कुमार ही हैं, यानी सरकार के इंजन और इसके कल पुर्जे बदलते रहे हों, लेकिन कभी सिंगल तो कभी सो कॉल्ड डबल इंजन की ताकत मिली है। मौजूदा हुकूमत की भी जाहिरी शक्ल मतलब वजीर आला नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क यह है कि इस बार और बिहार के सियासत की तारीख में पहली बार एक ऐसा कैबिनेट तश्कील पाया है जिसमें मुस्लिम चेहरा नदारद है। और इस बदले हुए सियासी माहौल में वैशाली जिले के रसूलपुर में एक मुस्लिम लड़की की दबंगों ने जलाकर उस लड़की को मार डाला। इसकी बेवा मां इंसाफ की फरियाद लगा रही है। सवाल यह है कि क्या अब की बार नीतीश सरकार इस खातून को जल्द से जल्द इंसाफ दिला पाएगी? अफसोस ये है कि कोई मुस्लिम लीडर जीता नहीं है, लेकिन फिर भी काउंसिल में तो मुसलमान हैं। बहुत जल्द एक्सटेंशन होगा तो उसमें मुस्लिम चेहरा नजर आ जाएगा। विनय राय का लड़का जलाया सतीश कुमार, कौन जलाया? तो सतीश कुमार। तो इस बार की सरकार में नीतीश कुमार की मदद के लिए बड़े भाई बीजेपी ने एक नहीं बल्कि दो नायब वजीर आला उनके साथ लगा दिया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार अब हुकूमती फैसलों के मामलों में कमजोर पड़ रहे हैं? शायद नहीं, बल्कि शायद यह पैगाम अहम है कि कल तक वजीर आला भी आप और बड़े भाई भी आप ही थे। इस बार वजीर आला तो आपको बना दिया गया, लेकिन आप बड़े नहीं बल्कि अब छोटे भाई हैं। लेकिन सवाल नीतीश कुमार के आदर्शों को लेकर है, उनकी अपनी सियासी विरासत को लेकर है, उनकी अपनी साख को लेकर है, उनके अपने पैगाम को लेकर है, उनके अपने दावों और वादों को लेकर है। सबका साथ लेकर, सबके साथ मिलकर सियासत और हुकूमत करने को लेकर है। सवाल यह है कि बीजेपी ने न सही, लेकिन अगर जेडीयू ने भी किसी मुस्लिम चेहरे को काबीना में शामिल नहीं किया तो क्या यह भी नीतीश कुमार का ही फैसला है या यह बड़े भाई के दबाव का नतीजा है? यह सही है कि नीतीश कुमार ने जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया उनमें कोई एक भी जीत हासिल नहीं कर पाया। चूंकि जेडीयू ने कुल 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जीत किसी को हासिल नहीं हो पाई। लेकिन क्या यही बुनियाद है? तो फिर हलफ तो ऐसे को भी दिलाया गया है जो इस चुनाव में शिकस्त खा चुका है। एक मिसाल खुद एनडीए के इत्तेहादी वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी है। कहा यह जाता है कि हुकूमत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सियासी शऊर और अवामी हिस्सेदारी से चलती है। एक तरफ काबीना में किसी मुस्लिम को शामिल न करना और दूसरी तरफ वैशाली के मुस्लिम लड़की के साथ हुई दरिंदगी के बाद उसकी दर्दनाक मौत पर हुकूमत करीब 2 हफ्तों तक चुप्पी साधी रही। कई सवाल पैदा करती है। क्या नीतीश कुमार की शख्सियत अब बदलती जा रही है? सवाल यह अहम है कि अगर ये बदलती शख्सियत है तो क्या सियासत भी बदली रहेगी और क्या इंतजामी उमूर के फैसले भी बदले रहेंगे? चूंकि बिहार को एक बार फिर बिहार में जैसे उत्तर प्रदेश का एक हाथरस जैसा मामला हुआ था, बिल्कुल उसी तर्ज पर यह एक मामला वहां नजर आ रहा है। मामला 30 अक्टूबर का है, यानी 30 अक्टूबर को एक लड़की को जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है, उसे दबंगों के जरिए उसके साथ छेड़खानी की जाती है। उसकी मर्जी के मुताबिक, जब दबंगों की मर्जी के मुताबिक वो लड़की तैयार नहीं होती है तो उस लड़की को निशाना देकर, मौका देकर उसके पूरे जिस्म पर केरोसिन तेल उंडल दिया जाता है और उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। ये कहां की बात हो रही है? ये बिहार की बात हो रही है। यह मामला कहां पेश आया? यह मामला उस रियासत में पेश आया जिस रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा जिनका नाम सुशासन बाबू भी है। अब सवाल यही है कि जब 30 अक्टूबर को यह मामला था, नाज़रीन आपको याद होगा कि 28 अक्टूबर को पहले मरहले की वोटिंग हुई थी, 3 नवंबर को दूसरे मरहले की, 7 नवंबर को तीसरे मरहले की और 10 नवंबर को नतीजे आए थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब वोटिंग का मामला चल रहा होगा तब किसी के साथ अगर नाइंसाफी होती है, अगर किसी के साथ दरिंदगी होती है, अगर किसी के साथ वहशियाना कोई वारदात होती है, तो क्या सरकारें चुप बैठी रहेंगी?
क्या सरकार के पास सवाल का जवाब है कि अब तक कितनी कार्रवाई हो पाई है? क्या उन तमाम कसूरवारों को जो इस मामलों में कसूरवार हैं, क्या उन्हें सजा दिलाने की राह में पहल की गई? आखिर क्यों आनन फानन बिल्कुल उत्तर प्रदेश के हाथरस जैसे मामले में बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के रसूलपुर गांव में ऐसा मामला पेश आया और आनन फानन पुलिस ने खामोशी के साथ तदफीन भी कर दिया? लोगों को इस बात से नाराजगी है। मैं सबसे पहले अब आप सवाल इस बात का पैदा यहां पर हो रहा है कि क्या अब के नीतीश कुमार जो वजीर आला हैं, क्या अब के नीतीश कुमार की सरकार में ऐसे लोगों को इंसाफ मिल पाएगा जिनके साथ लगातार ज्यादतियां हो रही हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं, जिनके पास बड़े वसाइल नहीं, जिनके पास बड़े रिसोर्सेज नहीं, जिनके पास बड़ा सोर्स नहीं, जिनकी पहुंच ऊपर तक नहीं, तो क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा? सवाल बहुत अहम है। इस पूरे मामले पर जो बिहार के वैशाली जिले के रसूलपुर गांव में पेश आया है, इस मामले पर जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक जो मुलजिम है उसे गिरफ्तार किया गया है, एक मुलजिम, जबकि अभी तक 3 से 4 मुलजिमीन ऐसे हैं जो फरार हैं। 30 अक्टूबर का मामला है। मैं अब आपको सबसे पहले यह सुनाना चाहता हूं कि इस मामले पर जो खातून है, जो बेवा खातून है, यानी वो मां, उस बच्ची की मां जिस बच्ची को केरोसिन तेल डालकर जला दिया गया, उस बच्ची की मां क्या कह रही है, शायद कि यह आवाज अब की सरकार के वजीर आला नीतीश कुमार के कानों तक पहुंचे। गुलनाज खातून को सतीश कुमार राय कुछ छेड़खानी किया था। वो छेड़खानी के विरोध में हमारे लड़की को धमकाया कि तुमको जान मार देंगे। तो बोला क्यों जान मारेगा, तुम हमारे साथ चलो। तो बोले कि तुम्हारे साथ क्यों जाएंगे, हम मुसलमान हैं, तुम हिंदू है, तुम्हारे से हम कैसे शादी करेंगे, हमारा रिश्ता लगा हुआ है। मिट्टी तेल छीट करके आग लगाई। कौन कौन तेल छीट के आग लगाया है? सतीश कुमार राय, उसका पिता विनय राय, और कौन लड़का? चंदन कुमार राय, उसके पिता का नाम विजय राय। तो फिर लड़की बयान दी, लड़की का वीडियो हुआ तो लड़की अपने मुंह से खुद बोली, विनय राय का लड़का जलाया सतीश कुमार। कौन जलाया? तो सतीश कुमार। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने दिनों तक ये मामला ठंडे बस्ते में क्यों रहा? इतने दिनों तक इस मामले को दबा दबा कर क्यों रखा गया? क्या सरकार बदल गई है इसलिए? क्या हवा का रुख बदल गया है इसलिए? क्या इंतजामी अमूर के बदलते के साथ नीयत भी बदल गई है? क्या मंशा भी बदल गई है? एक सवाल तो अभी लोगों को हजम ही नहीं हो पा रहा कि नीतीश कुमार जो लगातार अपने तमाम स्पीच में यह बातें कहा करते थे कि हम सब का साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम समाज के तमाम तबकों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी यही कोशिश है। लेकिन क्या हुआ जब हलफ बर्दारी की तकरीब हुई? क्यों कोई एक चेहरा भी नीतीश कुमार को ऐसा नहीं मिला पूरे बिहार में कि वो उसकी हलफ बर्दारी करवाते? क्यों बिहार की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ, उसके गवाह खुद नीतीश कुमार ही क्यों बने? क्या आगे सवाल इस बात को लेकर रोशन भी है या तमाम इम्कानात खत्म हो चुके हैं? क्योंकि जिस तरह से कलमदानों का बंटवारा हुआ है उसमें आपको ये बता दें कि जिस तरह से आमतौर से एक जहन में बात रहती है कि कम से कम जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो जो कलमदान है वो तो किसी मुसलमान को मिल जाएगा, लेकिन अशोक चौधरी को ये कलमदान सौंप दिया गया है। हमारे साथ इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर गुलाम गौस जो जेडीयू के एमएलसी हैं, और अनवर हुसैन साहब जो तर्जुमान हैं आरजेडी के, और मोहम्मद काशिफ यूनुस जो कन्वीनर हैं बिहार मुस्लिम महापंचायत के। और हम उम्मीद करते हैं कुछ देर में हमारे साथ एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद भी होंगे जो यूथ MIM बिहार के प्रेसिडेंट हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। दो अहम मौज़ूआत पर हम इससे बातचीत कर रहे हैं। आप में से कुछ हो सकता है कि हमसे थोड़ी देर से जुड़ पाए हो, इसलिए गुलाम गौस साहब और अनवर हुसैन साहब और काशिफ साहब, एक बार फिर से हम ये बता देना चाहते हैं कि दो खास मौज़ूआत हैं। एक तो ये कि बिहार की सियासत की तारीख में ये पहली बार है जब कोई मुस्लिम चेहरा अभी काबीना में शामिल नहीं हुआ। हलफ बर्दारी में कोई चेहरा ऐसा महसूस नहीं किया गया। शायद नीतीश कुमार को लगा हो कि ऐसा कोई चेहरा है ही नहीं जिसको शामिल किया जा सकता है। उनकी नज़र में सारे ऐसे चेहरे जो अभी कौंसिल में हैं वो शायद काबिल कबूल नहीं है या शायद वो उस लायक नहीं है। ये नीतीश कुमार के फैसले से लोग समझ रहे हैं। क्या हकीकत में यही बात है? दूसरी अहम बात यह है कि एक हाथरस जैसा एक वाकया बिहार में होता है, तमाम पार्टियों के मतलब कहते हैं ना कि उनके होंठों पर सेलो टेप चिपक जाता है। किसी ने कोई आवाज तक नहीं उठाई। 30 अक्टूबर को यह मामला पेश आया था, ना आरजेडी, ना जेडीयू,
न कोई और तंजीम, न कोई और पार्टी। इस बारे में हम दो रुख क्यों रहा सरकारों का, कि क्यों एक तरफ ये बात होती रही कि भाई हम लगातार समाज के हर तबके के लिए काम करेंगे, और क्या हवा का रुख बदल गया है? क्या इतना डर था कि अगर ये खबर सामने आती तो शायद सियासी तौर पर नुकसान हो जाता? सबसे पहले मैं प्रोफेसर गुलाम गौस साहब आपके पास आऊंगा। पहला सवाल आपसे ये है कि इस नाते कि आप जेडीयू से एमएलसी हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, क्या नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि उनके एमएलसीज में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे कोई कलमदान सौंपा जाए, जिसे हलफ दिलाया जाए वजारत के लिए, चूंकि कोई जीत कर नहीं आ पाया? गुलाम गौस साहब। मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। कई मौकों पर हुआ है कि भाई काउंसिल के भी लोग वजीर बनते हैं, और मैं समझता हूँ फिर एक्सटेंशन होने वाला है, इसका विस्तार होने वाला है। जाहिर यकीनी तौर पर मुस्लिम नुमाइंदगी होगी। तो ये आपका पहला जवाब है। लेकिन फिर भी आप गुलाम गौस साहब शायद इतनी बात तो मानेंगे कि जो एक बड़ा तबका, एक बड़ी कम्युनिटी जिसकी आबादी तकरीबन 17% है, उसे ये माना गया, इस लायक माना गया कि पहली बार में आपका नंबर नहीं आता है, जब एक्सटेंशन होगा तो देखा जाएंगे। ये तो पैगाम गया ना? देखिए, लोगों के काम से उसका मुहासबा करना चाहिए, किसी भी आदमी का, किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी का। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हाल की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुस्लिम नुमाइंदा, तो ये भी तारीख है बिहार के जी कि पहली बार मुसलमानों का छोटे छोटे बहुत सारे काम हो। मैं उन कामों को गिनाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं फिर आपके पास आऊंगा। अनवर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, दो अहम मौज़ूआत जिनकी तरफ मैंने इशारा कर दिया है, हमने लगातार शुरू में भी बोला इस बात को। आप सबसे पहला रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा कि क्या आपको भी लग रहा है कि मतलब पहली बार काबीना में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है तो ये साफ पैगाम गया है कि कोई इस लायक है ही नहीं, इसलिए शायद ये फैसला लिया गया? एनडीए ने तो खैर नहीं लिया, लेकिन एनडीए की एक बड़ी जमात, मैं सबसे बड़ी नहीं कह रहा हूं, जेडीयू ने भी ये फैसला नहीं लिया। क्यों? क्या वजह इसके पीछे? नहीं, ये तो नहीं है कि जेडीयू के पास कोई मुस्लिम उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो कि इस लायक ना हो। मैं समझता हूं कि जो हमारे प्रोफेसर गुलाम गौस साहब बैठे हुए हैं, वो इस वक्त के जिन लोगों ने काबीना में हल्फ लिया है उनमें से बहुतों से वो बेहतर हैं। लेकिन असल मसला वो नहीं है। मसला ये है कि भाजपा के बहुत सारे अहदाफ हैं, जिसमें सबसे अहम हदफ है वो है मुस्लिम मुक्त भारत का। और बिहार में की कैबिनेट में किसी मुसलमान चेहरे का न देखा जाना उसी पॉलिसी का एक हिस्सा है, उसी हदफ का एक हिस्सा है। और जहां तक कि मुख्यमंत्री का सवाल है, हमारे वजीर आला का सवाल है, नीतीश कुमार जी का सवाल है, तो वो इस वक्त बीजेपी के पिंजड़े में बंद हो चुके हैं। वो एक कैदी वजीर आला है, वो आजाद नहीं है, उनका फैसला अब चल नहीं रहा है। वो भाजपा की मजबूरी है और भाजपा अभी उनकी मजबूरी है। भाजपा की मजबूरी क्या है वो तो साफ है कि अगर नीतीश कुमार निकल जाए तो भाजपा की हुकूमत नहीं बन सकती, भाजपा अपने अहदाफ को नहीं पा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार की मजबूरी क्या है ये साफ नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती है। नीतीश कुमार जो जयप्रकाश के चेले हैं, जयप्रकाश ने 1989 में ही हिंदुस्तान में जो वजीर आजम थे मोरारजी देसाई, उनको खत लिख दिया था कि आरएसएस इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन ताकत है, आरएसएस साथ जो है आरएसएस साथ हुकूमत पे नहीं ले सकता है। वो उनके चेले होते बाद उसके बाद वो सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े रहे, फिर वो चले गए, उनकी अपनी कुछ पर्सनल टसल्स चले लालू यादव जी से, और दूसरी तरफ चले गए। तो बहुत देर तक वो सोशलिस्ट को खीमा ढोते रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि वो मुसलसल भाजपा के हिसार में चले जा रहे हैं, और इस वक्त तो पूरी तरह भाजपा के हिसार में है। भाजपा ने उनके ऊपर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहरेदार के तौर पर बैठा दिए हैं, जो कंट्रोलर का भी काम करेंगे, जो स्कैनर का भी काम करेंगे। अब
वजीर आला नीतीश कुमार के हाथ खुले हुए नहीं है कि वो पहले की तरह जो चाहे कर सकते। ठीक है, मैं छोटा सा रिएक्शन इस पर ले लेता हूं गुलाम गौस साहब का। गुलाम गौस साहब, दो बातें, ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना कि जो आसमान में कोई इबारत की तरह नजर आ रही है कि कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो अपने आप को बहुत मतलब सुरखुर महसूस कर सके। बीजेपी को लग सकता है कि वो एनडीए की बड़ी पार्टी हो गई, लेकिन वो नीतीश कुमार की पार्टी ने आपकी पार्टी के बगैर वो अधूरी है। नीतीश कुमार को लग सकता है कि मैं वजीर आला तो बन गया, लेकिन उनको जो नंबर मिले हैं, अवाम ने जो नंबर दिया है वो देखेंगे तो शायद वो वैसी हालत होगी कि मोर जब अपने पैर देखता है तो वो नाचना बंद कर देता है। सवाल इस बात को लेकर ये है गुलाम गौस साहब की, जेडीयू की आखिर क्या मजबूरी है, नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है, वो पैगाम क्या देना चाहते हैं कि हलफ बर्दारी में उन्होंने किसी एक भी मुस्लिम चेहरे को सामने नहीं रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो इस बात को लेकर चर्चा होती है कि कम से कम जो अकलियती महकमा है, अकलियती फलाह बहबूद का, वो शायद मिल जाएगा, लेकिन अशोक चौधरी जी के नाम ये कलमदान करके क्या आप भी आपको उम्मीद है गुलाम गौस साहब? नहीं, कई बिहार में कई बार ऐसा हुआ है, जहां तक हम लोगों ने देखा है कि 2-3 महीना के बाद तक भी मंत्रिमंडल का विस्तार है। मैं अगर याद सही कर रहा हूं तो 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो लगता है कि 3-4 महीने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जी। बहुत सारे महत्व आप देख रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे, जितने सारे वजीर हुए हैं सबको लगभग 2-2 महत्व दिए गए हैं। इसी ये बात होता है कि जब अगला विस्तार होगा या अगला एक्सटेंशन होगा, दिए जाएंगे सबको अलग अलग। जी। आदिल हसन आजाद हमारे साथ है, मोहम्मद काशिफ है। काशिफ, मैं आपके पास आऊंगा, पहला मुझे रिएक्शन इस बात पे चाहिए कि आप लोग इस बात को किस तरह से ले रहे हैं कि बिहार की तारीख में ये पहली बार हुआ कि जब काबीना में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, कम से कम अब कल जो हल्फ बर्दारी हुई है तब तक तो अभी नहीं है, किस तरह से ले रहे हैं आप लोग इस बात को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ये चेक कर रही है कि हम अगर मुस्लिम को किसी को काबीना में नहीं लेते हैं तो इसका क्या एक्शन रिएक्शन होता है इंटरनेशनली, नेशनली और लोकली बिहार के अंदर। और नीतीश कुमार को ये कहा गया है कि देखिए, टेस्ट करिए, अगर आपको लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, तो फिर आप विस्तार करके किसी मुसलमान को अपना अल्पसंख्यक मंत्री बना दीजिएगा। और अगर आपको कोई खास नुकसान नहीं हो रहा होगा तो हमारा जो आरएसएस का एजेंडा है वो एजेंडा को आप बढ़ने दीजिए। और नीतीश कुमार ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भाजपा ये भी कर सकती थी कि भाजपा कहती कि नहीं भाई, हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारी सीटें आपसे 30-32 ज्यादा हैं। तो उस चीज को भाजपा ने नहीं किया। भाजपा ने कहा कि ठीक है, 2 डिप्टी सीएम तो दिया है आपको कंट्रोल करने के लिए, और एक मुस्लिम लेस कैबिनेट का हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं बिहार में, तो उसको हमको करने दीजिए। अगर उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए हम फिर आपकी बात सुनेंगे, और अगर विस्तार में आगे आपको जरूरत महसूस होगी तो आप किसी मुसलमान को मिनिस्टर बना। ठीक है, आदिल हसन आजाद, आपका रिएक्शन इस पर। बिहार में पहली बार ऐसी काबीना तश्कील पाई, इसमें कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, क्या जेडीयू, क्या नीतीश कुमार इतने मजबूर हो गए हैं? आदिल हसन आजाद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आदिल को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। मुझे मिल रही आपकी आवाज। आदिल, मेरा रिएक्शन मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में पहली बार एक ऐसी काबीना तश्कील पाई, इसमें कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, तो इस पर आपकी क्या राय है? चूंकि क्या कहना चाहते हैं आप, चूंकि ये तारीख रकम हो रही है जिसमें आप सब उसके गवाह हैं, आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ी और तमाम दूसरे लोगों ने भी चुनाव लड़ा, इसके गवाह के तौर पर आप लोग रहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इस तब्दीली को? ये अफसोस की बात है कि नीतीश जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब मुख्यमंत्री आदमी बनता है तो हर समाज, हर समुदाय के लोग को देख के चलता है, उनके प्रतिनिधित्व कराता है, और नीतीश जी से हमें उम्मीद नहीं थी। जब आप जो चुनाव हारते हैं, सहनी जी उनको आप मंत्री बना सकते हैं, तो हमारे साथ अभी भी वहाँ पे लीडर ऑपोजिशन है प्रोफेसर गुलाम गौस है, लीडर ऑपोजिशन है, और 4 बार के एमएलसी हैं, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तजुर्बा भी, आप किसी को भी नुमाइंदगी दे सकते थे,
आप एक कम्युनिटी को जिसका 18% बिहार में रिप्रेजेंटेशन है, उस कम्युनिटी को आप डिसाइड कैसे कर सकते? अगर ये आप बोल दीजिए कि मैं नीतीश मोदी हूं तो ठीक है, लेकिन आप अपने आप को अलग अलग बात करते हैं, अपना अलग आप चेहरा प्रस्तुत करते हैं आवाम के बीच में, और शेरशाह सूरी के मानने वाले बोलते हैं, और आपका एक अलग मिजाज, आपने 15 साल में आप बोलते हैं कि मैं अलग हूँ, न्याय के साथ विकास किया हूँ, तो नीतीश जी को बतलाना पड़ेगा, जनता तो जवाब मानेगी। 18% इतनी बड़ी आबादी को नजरअंदाज आप क्यों कर रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं? या ये सरकार नागपुर से चलेगी या फिर सरकार बिहार के जनादेश से चलेगी? नीतीश जी को इसका जवाब देना बिल्कुल। अनवर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब एक अहम सवाल था, इस पर रिएक्शन हमने ले लिया, लेकिन अब एक अहम सवाल यह भी है कि एक तरफ एक बहुत खास तरह का पैगाम जो एनडीए हुकूमत देना चाहती है या नीतीश कुमार देना चाहते हैं, चूंकि ये हकीकत है कि 11 मुस्लिम कैंडिडेट जो नीतीश कुमार ने यानी जेडीयू ने खड़े किए थे, उनमें से किसी को फतेह हासिल नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हलफ लिया। मुकेश सहनी खुद उसमें शामिल है, खुद नीतीश कुमार, उन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा है। अक्सर वो सीएम बनते हैं क्योंकि वह आईनी ये एक रास्ता है। बहरहाल, अब सवाल ये पैदा होता है कि हाजीपुर के मामले पर, वैशाली जिले में मुकेश सहनी तो हारे हुए एमएलए हैं। जी, मुकेश सहनी हारे हुए एमएलए हैं, दोनों हाउस में किसी के मेंबर नहीं है। बिल्कुल, मैंने वही अभी बताया भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के। बिल्कुल, मेरा सवाल अब ये है कि क्या ये पैगाम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश यही हो रही है, देने की कोशिश हो रही है कि हाथरस जैसा मामला बिहार में पेश आता है, वैशाली जिले में आप सबकी जुबान बंद रहती है चूंकि चुनाव चल रहा था। अनवर साहब, पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्या उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं, हमें इसका कोई इल्म नहीं था, हम लाइल्म रखे गए, और अब हम आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसका एफआईआर कब लॉन्च हुआ, पुलिस ने इसका एफआईआर कब एक्सेप्ट किया? ये तो बड़ा मजाक खेज हो जाएगा। आप जो है अब ये कह रहे हैं कि आपको इस बारे में इल्म नहीं था, या आपकी पार्टी इस बारे में इल्म नहीं था। ये बड़ी अजीब सी बात नजर आ रही है अनवर साहब। नहीं, मुझे इल्म नहीं था कम से कम इस हादसे का, मुझे अब इल्म हुआ। ठीक है, गुलाम गौस साहब, क्या आपको इस बात का इल्म था कि 30 अक्टूबर को हाथरस जैसा एक मामला पेश आता है, एक मुस्लिम लड़की को जला दिया जाता है रसूलपुर में, वैशाली के रसूलपुर में, और उसके बाद पटना के पीएमसीएच में उसका इलाज हो रहा होता है 15-16 दिन तक, लेकिन सब कुछ खामोशी, हर तरफ जेडीयू खामोश, आरजेडी खामोश, कांग्रेस खामोश, सब खामोश, क्यों? नहीं, इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लैंकेट चढ़ा हुआ था ना, इस खबर को बाहर निकलने नहीं दिया गया कहीं से। गुलाम गौस साहब, आप तक ये खबर पहुंची थी, आपकी पार्टी तक या आप तक? गुलाम गौस साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? गुलाम गौस साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। काशिफ, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये पूरा मामला कैसे दबा दिया गया? क्या एक दूसरा हाथरस बिहार में बन चुका, ये मान लिया जाए? जो ये कहा जा रहा है कि जो ये कहा जा रहा है कि पता नहीं चल पाया, तो मुझे नहीं पता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज बिहार में है, उनके माइनॉरिटी सेल के लोग और उनके मुस्लिम और उर्दू बोलने वाले प्रवक्ता उर्दू अखबार पढ़ते हैं कि नहीं। उर्दू अखबारों ने इसको बहुत पहले रिपोर्ट कर दिया था और ये लोगों के नॉलेज में था, और वो लड़की पीएमसीएच में, पटना के पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र और हम लोग उसको देखने जाते रहते थे, और उर्दू अखबारों में ये खबर आ चुकी थी। तो नहीं पता होने का जो मसला है, ये मैं नहीं मानता कि लोगों को पता नहीं था। 30 तारीख को जब ये घटना हुई है, उसके बाद उर्दू अखबारों में आया है, पीएमसीएच में उसका इलाज चल, ये सारी तफसील अखबारों में आ रही थी। पहली चीज तो मेरा मशवरा होगा कि उर्दू अखबार भी पढ़ा करें हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग। आदिल हसन आजाद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो मैं जानना चाहूंगा कि पॉलिटिकल यानी सियासी गलियारों में इस बात को लेकर सबको सांप क्यों सूंघ गया था? क्यों बिहार में एक हाथरस बन गया? पर तब जैसे भी हमें खबर मिली, हम परसों ही वहाँ के एसपी साहब से बात की, उन्होंने 48 घंटे का समय मांगा था कि गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद हमारी पार्टी का डेलीगेशन भी कल के, हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल, स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर साहब ने एक फाइनेंशियल हम लोग असिस्टेंट भी थोड़ा अवेलेबल कराए। एसपी साहब ने कहा कि 48 घंटे का वक्त दीजिए, और हम लोग जब से जैसे खबर मिली हम लोग अलर्ट होकर, और खुद अख्तर साहब एमआईएम के पूरे एमएलए वहां हम लोग जा रहे हैं। और ये आप आज तक कांग्रेस के एमएलए, अभी तक वहां राजा पाकर विधानसभा है, अभी तक कांग्रेस के एमएलए जिस महागठबंधन
का दावा करते हैं अक़लियत ठीक के है खिलाफ। प्रोफेसर गुलाम गौस साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो मैं फिर से ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या जेडीयू को, क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था कि यूपी का हाथरस जैसा बिहार का वैशाली बन रहा है? और कार्रवाई भी की, जिसके नतीजे आपने खुद बताया कि कार्रवाई हुई है। जी। मैं भी जानता हूँ इस बात को और मैं पूरे यकीन के साथ कर सकता हूँ इसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे वो लोग नहीं जाए। चलिए, जो जिम्मेदार होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन ये मामला हो चुका। 30 अक्टूबर को बिहार में इंतखाब चल रहे थे, माहौल सियासी था, कौन रिस्क ले सकता था? लेकिन क्या अवाम, और क्या ऐसी अवाम जो गरीब है, जो कमजोर है, उसके साथ इसी तरह का बर्ताव होता रहेगा? क्या बिहार की हवा बदल रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ देने के लिए। आदाब।